प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारे बातचीत के केंद्र में वो विषय है जो दिन भर चर्चा में रहा, अधीर जुबान, सियासी घमासान। कुल मिलाकर जुबान बड़े संयम की चीज है। जब जुबान संयम छोड़ देती है तो कई प्रकार की परेशानी दे देती है, और कमोवेश वही अब कांग्रेस के साथ हुआ। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में सदन के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में कल टिप्पणी कर दी। एक चैनल के संवाददाता से बातचीत के संदर्भ में उनके मुंह से शब्द निकल गया, वो शब्द भाजपा के द्वारा पकड़ लिया गया और ऐसा पकड़ लिया गया कि आज संसद हलाकान हो गई। संसद में कोई काम नहीं हो सका क्योंकि अधीर के द्वारा दिए गए बयान को लेकर भाजपा ने बवाल काट दिया। भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि यह केवल एक शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, यह केवल एक बयान नहीं है, बल्कि यह एक महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया है। यह एक आदिवासी महिला के साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया गया है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेता एक आदिवासी महिला का देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किए हैं। अधीर रंजन चौधरी हतप्रभ हैं। उन्होंने कहा कि गलती हो गई, चूक हो गई, मेरा ऐसा आशय नहीं था, लेकिन साथ ही वो बोलते मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, और कम से कम सदन में तो नहीं मांगूंगा। कांग्रेस का नेता हूं, भाजपा से नहीं मांगूंगा। अगर मांगूंगा भी तो राष्ट्रपति से जब समय मिलेगा तभी उनसे मांगूंगा। पर इन सब के बीच में एक परंपरागत प्रतिद्वंदी के तौर पर चली आ रही स्मृति ईरानी और गांधी परिवार के बीच में भी घमासान मच गया। स्मृति ईरानी ने आज इसको मुद्दा बनाया, और मुद्दा बनाकर जब तूल देने की कोशिश की तो वह सोनिया गांधी से उलझ पड़ी। सोनिया गांधी के संदर्भ में कहा जा रहा है कि उन्होंने स्मृति ईरानी को दो टूक लहजे में कह दिया, डोंट टॉक टू मी। अब ये डोंट टॉक टू मी के समर्थन में निर्मला सीतारमण आ गई। तो कुल मिलाकर एक फिल्मी तरीके से पूरी कहानी चली है। समझने की बात यह है कि एक नेता का बयान इतना बड़ा विषय हो गया जिसके चलते आज संसद नहीं चली। वो संसद नहीं चली जो पिछले 4 दिन से भी नहीं चल पा रही। पर उस संसद के ना चलने की पहले की वजह थी महंगाई, उसके संदर्भ में थी अग्निवीर योजना, उसके संदर्भ में विषय है तमाम अन्य मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए विपक्ष बता रहा है। इस बार जो विषय आया है वो आया है कि राष्ट्रपति की गरिमा के साथ खिलवाड़ कर दिया गया है, और उस खिलवाड़ के सिलसिले में जब तक माफ़ी नहीं हो जाती तब तक सदन नहीं चलेगा। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि दरअसल यह अधीर रंजन चौधरी को लेकर हुआ बवाल है, उनके बयान से उपजी हुई कहानी है, या इसके पीछे मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, या कांग्रेस अथवा गांधी परिवार को घेरने की कोशिश है, और क्या कांग्रेस एक बार फिर नासमझी का परिचय देते हुए इस मसले का भी एक सही समाधान दे पाने में नाकाम है। तो इस विषय पर विस्तार से बात करते हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं, और देश भर में चर्चा का विषय बन चुके इस विषय पर हम भी कुछ चर्चा करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि मनुष्य की जीवा छोटी होती है परंतु वह बड़े बड़े दोष कर बैठती है। इस्माइल इब्न अबीबकर ने ये जो बात कही थी उसको हम लोग शायद याद नहीं रख पाते। वो याद नहीं रख पाते तो अपनी जुबान के चक्कर में ही तमाम प्रकार की समस्याओं से घिर जाते हैं। तो हम इस बात को ध्यान में रखें और उसके बाद चर्चा के लिए आगे बढ़ें। तो आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ में छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जी खासतौर पर मौजूद हैं। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए उनके बेहद संयत भाषा में बात रखने वाले राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ऐसे मसलों के पे जब भी बात आती है तो मार्गदर्शन देने के लिए देवेंद्र वर्मा, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रधान सचिव, वह भी जुड़ चुके हैं, और साथ ही निष्पक्ष टिप्पणियां देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार देश के राजकुमार सिंह जी भी हमारे साथ हैं। चारों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ बयान सुना लेते हैं, देख लेते हैं जो आज दिन भर सुर्खियों का केंद्र है, और उसके बाद सुरेंद्र राजपूत जी से बातचीत की शुरुआत करते हैं। एक बार सुने क्या कह रहे हैं माननीय अधीर रंजन जी, माननीय स्मृति ईरानी और माननीय सोनिया गांधी। कहाँ बीजेपी कहाँ माफी मांगेंगे? बीजेपी से क्यों माफी? बीजेपी कौन होते हैं? अरे चूक से एक लफ्ज निकल चुके, चूक से। इसलिए मैं कल ही पत्रकार कह रहे थे कि भाई ये एक बार चूक हुई है। आप कल मैं काफी सारे मीडिया वालों से बात किए, कभी नहीं ऐसा किया। पहले कहा राष्ट्रपति, उससे साथ साथ निकल चुका राष्ट्रपति। पिछले माफी मांगने की सवाल ही नहीं। माफी किस लिए? चूक हो गए। एक बार बाय डिफॉल्ट चूक हुई है, सिर्फ एक बार निकल चुकी, तो क्या करें?
अभी मुझे फांसी पे लटकाना है तो लटका दो। कांग्रेस के नेता सदन में देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो चाहे से लेकर पार्लियामेंट तक। सम्मान के साथ इस देश की सेवा की। तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। Ma'am, will you ask, ma'am, will you ask Adirda to apologize? Ma'am, will you ask Adirda to apologize? He has already apologized. He has already apologized. He has already apologized. तो दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं माफ़ी क्यों मांगूं, सोनिया गांधी कह रही है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है। इस बात पर विरोध है और साथ ही स्मृति ईरानी का तेवर तो बता ही रहा है। उन्हें अधीर रंजन की माफ़ी नहीं चाहिए, उन्हें सोनिया गांधी की माफ़ी चाहिए। सोनिया गांधी माफ़ी मांगे, देश से मांगे, राष्ट्रपति से मांगे, सदन से मांगे। तो इन सब के बीच में सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ में हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर गिर गए सुरेंद्र जी, आपकी पार्टी, क्या कहते हैं आप? देखिए हिमांशु भाई, एक चीज़ स्पष्ट जान लीजिए, कोई भी गलत बोले या किसी की स्लिप ऑफ टंग हो, अगर गलती की है क्षमा मांगना जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। अधीर दा ने बहुत स्पष्ट रूप से कई बार कहा कि मेरी स्लिप ऑफ टंग हो गई है और मैं राष्ट्रपति जी से मिलने जा रहा हूं, समय मांगा है, उनसे भी माफ़ी मांगूंगा। उन्होंने एक वीडियो जारी करके माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा 12 बजे जब सदन दोबारा शुरू होगा मैं अपना खेद चेयर के सामने प्रस्तुत करूंगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो अभिनेता अभिनेत्रियां बन गए हैं, मंत्री संतरी सब बन गए हैं, जिनको अपनी खींच मिटानी है, वो खींच के लिए इस तरीके की भाषा का, इस तरीके का वो जो एक मेलोड्रामा, एक यहूदी थिएटर नहीं होता है कि माफी मांगो और ऐसे करो और वैसे। ये संसद है, ये कहीं कोई वो थोड़ी है कि आपकी क्या बोलते हैं अभिनय फिल्म की शूटिंग हो रही है। तो उस तरीके की भाषा का उपयोग करना, सोनिया जी के लिए अभद्र टिप्पणी करना, सारी चीजें वो करना। और स्लिप ऑफ टंग उन्होंने स्पष्ट रूप से पहले मान लिया। अब मैं स्लिप ऑफ टंग आपको कुछ 2-4 दिखा देता हूं। अधीर दा ने तो माफी मांगी और अधीर दा आगे भी माफी मांगेंगे राष्ट्रपति जी से मिल करके जी। मैं आपको 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण दिखा देता हूं और आप अगर उस चीजों को, पहली बात, खुले मंच से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षा को कांग्रेस की विधवा कहा, आपके सामने कहा। किसी ने माफी मांगी हो तो बता दीजिए। उसके बाद शशि थरूर जी की सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का, सबके वीडियो हैं मेरे पास में, आप चाहें तो मैं आपको भेज दूंगा। मेरा ट्विटर देख लीजिए, अभी लास्ट ट्वीट वही किया है। तीसरा, उसके बाद संसद के अंदर रेणुका जी को सुर्पणखा कहा। उसके बाद क्या नाम, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह उनके मुंह से निकला, मैं ये नहीं कहता उन्होंने कहा, क्योंकि हम इस तरीके से थेतर नहीं है जैसी स्मृति ईरानी है, उनके मुंह से निकला बेटी बचाओ बेटी पटाओ। जी, क्या हम लोगों ने इस तरीके का मुद्दा बनाया? हमने कहा राष्ट्र से माफी मांगे नरेंद्र मोदी जी की बेटी बचाओ बेटी पटाओ कहा जी, फिर कहा बेटी पटाओ कहा उन्होंने, तो हमने ऐसा कुछ कहा क्या? इस तरीके की बातों को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वितंडावाद फैला रही है, मुख्य मुद्दों से अलग हटना चाहती है, वो महंगाई के मुद्दे से अलग हटना चाहती है, वो अग्निवीर के मुद्दे से अलग हटना, भागना चाहती है, महंगाई और जीएसटी से भागना चाहती है, खाद्य पदार्थों पर जो जीएसटी लगाई है उससे भागना चाहती है, और वो अपनी महिला सांसदों को आगे करके जिस तरीके का संसद को ठप करना चाहती है, संसद में सारगर्भित बहस ना हो सके वो करना चाहती है, ये तो नहीं होने दिया जाएगा।
उसी के संदर्भ में श्रीमती सोनिया गांधी जी आगे बढ़कर भाजपा की वरिष्ठ नेता हैं जो चेयर पे भी बैठती हैं। 12 बजे चूंकि वो नहीं थे, क्या नाम, ओम बिरला साहब, चेयर पे रमा जी को बैठना था, तो उनके पास गई थी बात करने के लिए। उसमें वो स्मृति जी जो है 2 सीट पीछे थी, कूद के आगे आ गई जी। और वो कह रही हैं, जब उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा कि डोंट टॉक टू मी, तो उन्होंने कहा यू डोंट नो हु एम आई जी। अरे इतना बड़ा, इतना अपमानजनक व्यवहार, इतनी इस तरीके की मर्यादाओं को तार तार करना, ये स्मृति ईरानी जी अपनी खींच मिटा रही हैं। वो कौन सा सिली बार है या सिली सोल है, पता नहीं क्या क्या है। ये बार बनाने वाले, बियर बेचने वाले, ये अपने परिवार को इस तरीके के कार्यक्रम में उतारने वाले, इन सब लोग इस तरीके की भाषा सदन में इस्तेमाल करेंगे। ये सारी बात तो ठीक है सुरेश जी, पर क्या आपको नहीं लगता कि अधीर रंजन चौधरी ने चूक कर दी? अगर वह सुबह ही इस बात को बोल देते कि हाँ ये शब्द गलती से निकला और मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, तो विषय खत्म हो जाता। आपको वो बयान क्या मैं दोबारा सुनवाऊँ जैसे आप बताना चाहते हैं, जिसमें अधीर रंजन चौधरी बार बार बोल रहे हैं माफ़ी किस बात की, क्यों मांगूँ माफ़ी, किस बात के लिए माफ़ी मांगूँ, इन पाखंडियों से क्यों मांगूँ? क्या आपको नहीं लगता है कि लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पार्टी को बिना बिठाए मुसीबत में डाल दिया? आपको, अरे भाई आप एक मिनट, देखिए मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपके चैनल का बहुत सम्मान करता हूं जी, और मैं जानता हूं आप निष्पक्ष शख्स हैं जी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अनटाइमली बातें पक्षपात को बढ़ावा देती हैं जी। तो मेरी आपसे एक निवेदन है कि आज सुबह से ट्विटर पर आप कांग्रेस के, आईएनसी टीवी के, सुरेंद्र राजपूत के और अधीर रंजन चौधरी के, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, चले जाइए। ये अपना स्मृति ईरानी जी जिस समय कह रही थी उस समय अधीरदा माफी मांग रहे थे जी। आप बात समझिए। ये चूंकि ये जो चैनल वाले लोग हैं, गोदी मीडिया के लोग हैं, मैं साफ साफ कहता हूं, जो गोदी मीडिया के लोग हैं उस अहिंदी भाषी, बंगला भाषी आदमी से गलत तरीके से कहलवा रहे थे। उस शख्स की क्या नाम, हिंदी कमजोर है जी। उसकी खींच को, जिस तरीके से उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, वो हिंदी भाषा नहीं जानते, हिंदी भाषा कम जानते हैं। तो अगर वो ऑलरेडी माफी मांग चुके हैं कितनी, और उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति जी से मिलकर के भी माफी मांगूंगा। और मेरा तो एक चीज और कहना, एक निवेदन और है, राष्ट्रपति जी माफ करें अच्छी बात, और अगर राष्ट्रपति जी माफ नहीं करती है तो एफआईआर कराएं अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ। अगर स्लिप ऑफ टंग होने की पे उनको खेद मंजूर नहीं है तो एफआईआर कराएं। तो एफआईआर कराएं। सूरज राजपूत जी पूरी तरीके से बात ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस बयान का समर्थन नहीं किया। अधीर रंजन चौधरी एक गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, अगर उनके मुंह से कोई बात निकल गई तो वो उसे अपनी चूक के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं और आखिर में वह माफ़ी भी मांग चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस व्यक्ति के संदर्भ में उस व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही है। देश भर में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर इसमें माफ़ी के संदर्भ में प्रदर्शन कर दिए। जानना चाहते हैं प्रेम प्रकाश पांडे जी, वाकई अधीर रंजन चौधरी इतनी बड़ी हस्ती हैं जिनके लिए आपने इतना सारा माहौल बना दिया, या वस्तुतः असल मुद्दों पर बात करने का दम नहीं है तो इसलिए चलो इसी पर बवाल काट के समय काट लिया जाए, इसलिए माहौल बना दिए? समझना चाहते हैं प्रेम प्रकाश? नहीं, देखिए अधीर रंजन जी का जो बयान है जी, अधीर रंजन जी कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं है जी, सदन में लोकसभा के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के, और लंबे समय से हैं। जो उनने बयान दिया, जिस चैनल पे दिया, उस चैनल को सबने देखा। उन्होंने 2 बार पहले राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति के बाद फिर बोला उन्होंने नहीं राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, और फिर बोला कि राष्ट्रपत्नी सबकी है तो हमारी क्यों नहीं। जी। इसके बाद जो एंकर था, एंकर ने कहा कि आप जो है राष्ट्रपति ही सही शब्द है, आप उस पर, तो उन्होंने मुंह झटका लिया। ये विजुअल है जी। अब इसके बाद जब बात उठ रही है कि भाई संसद में क्यों, राष्ट्रपति महामहिम पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के प्रमुख हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं,
और साथ ही साथ संसद के भी वो प्रमुख हैं। जी तो संसद में वो बात नहीं उठेगी। और फिर जैसा आपने कहा कि अगर वो माफ़ी मांग लेते तो क्या होता, वो बार बार बोल रहे हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। अच्छा, माफ़ी कहाँ मांगूंगा? तो राष्ट्रपति जी से मिल के मांगूंगा। अच्छा देखिए, अभी सुरेंद्र सिंह जी बोल रहे थे कि राष्ट्रपति जी माफ़ करें तो करें, नहीं तो वो राष्ट्रपति जी FIR करा दें। अब राष्ट्रपति हुआ ये है कि जब से महामहिम के पद का चुनाव चालू हुआ जी और कांग्रेस पार्टी ने जो भी उम्मीदवार तय किया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस महामहिम जो अभी राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी को जब प्रत्याशी बनाया गया, तब से कांग्रेस जो है उस बात को पचा ही नहीं पा रही थी। जी उसका कारण है कि हम लोग 70 के दशक से देख रहे हैं, 70-80 में, तब से कांग्रेस पार्टी ये समझती रही है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सिर्फ हमारे लिए जी और कहीं कोई कैसे जाए। और ये जो मोदी जी ने जो एक गरीब आदिवासी महिला जो शिक्षक भी रही, जो विधवा भी हैं, इस तमाम चीज़ों से लेकर के जब उन्होंने वहाँ प्रत्याशी घोषित किया, और तब से आप देखो वार होने लगा। कोई नेता बोले मूर्ति है, कोई बोल रहा है कि सिल ठप्पा है, कोई कुछ। इनके एक और प्रवक्ता उस समय अजय कुमार जी ने जो टिप्पणी की थी, ऐसे बहुत सारे। और लगातार पिछले समय जो अधीर रंजन जी ने जो कल बयान दिया, मैं समझता हूँ कि लगातार 2 दिन से सोनिया जी को जो ईडी पूछताछ कर रही थी, रोज रोज वहाँ सारे नेता थे, सब नेताओं को अपना माइलेज लेने का जो आगे बढ़ के है। और अभी सुरेंद्र जी जैसे बोल रहे थे जी वो सिनेमा वाली मंत्री संतरी बन जाता। अरे ये जो एक संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के प्रति जी इन भाषाओं का प्रयोग करने का जो सिलसिला चला है राजनीतिक क्षेत्र में, और विशेष तौर पे तो इसलिए जहाँ तक माफ़ी की बात है, आपने भी कहा जी चूक अगर हो गई, सूर्य जी मैं आऊंगा आपके पास में, एक बार पांडे जी की बात पूरी हो जाए जी। तो उनको माफ़ी मांग लेना था। जी अभी भी बोल रहे हैं कि मैं पाखंडियों के सामने नहीं मांगू। अरे भाई, भाजपा थोड़ी बोल रही कि हमारे सामने। आप पब्लिकली बात बोलो, और पब्लिक से यदि यही बात वो बोल देते कि भाई हमारे मुंह से चूक हो गई और निकल गया, और अगर निकल गया तो हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं, बात वहीं समाप्त हो जाती जी। लेकिन बात वो नहीं है, बात उस मानसिकता की है जी कि ये चुनाव जो है द्रौपदी मुर्मू जी जिस बहुमत के अंतर से जीती, जिसकी कल्पना शायद कांग्रेस और उसके जो सारे विपक्षी दल जब प्रत्याशी बनाए थे तब नहीं थी। याद होगा इसी चैनल पे जब हम लोग चर्चा कर रहे थे जी, उस समय विभिन्न दल के लोगों का जो मिला था लगभग 62% था। जब रिजल्ट आया तो 72, तो 49% से जो 72% से ऊपर का जो मत मिला जी वो कहीं न कहीं कांग्रेस को जो पच नहीं रहा है, और इसलिए लगातार आप देखिए एक बार बताइए प्रेम प्रकाश जी, मैं माफी के साथ आपको बीच में रोकूंगा। अधीर रंजन चौधरी के मुंह से एक शब्द निकल गया, हालांकि इस शब्द को लेकर पहले भी भाषाविद चर्चा करते रहते हैं कि भाई ये सभापति, ये राष्ट्रपति, ये पुरुषवाचक शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। अगर कोई महिला सभा में बैठी है और सभा की अध्यक्षता कर रही है तो उसके संदर्भ में सभापति शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाए, इसको लेकर पहले भी भाषाविदों के बीच में चर्चा रही है, बहस रही है कि पति शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाए। ये पुरुषवादी मानसिकता को दिखाता है। ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि ये लैंगिक असमानता का प्रतीक है, जिस प्रकार की बात अधीर रंजन चौधरी ने कही। लेकिन मेरा उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको अधीर रंजन चौधरी का एक बयान सुनाई दे गया। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बधाई दी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन सब ने बड़ी प्रसन्नता जताते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वो आपको दिखाई नहीं दिया। आपको केवल अधीर रंजन चौधरी का एक शब्द ही इतना महत्वपूर्ण दिखाई दिया कि आपने पूरी संसद ठप करा दी, जिसके संदर्भ में अभी 4 दिन से आपके लोग बता रहे थे कि संसद हंगामे की जगह नहीं है, काम करने की जगह है, और आप काम में बाधा डाल रहे हैं। तो 20 सांसदों को आपने सस्पेंड कर दिया। आज कौन सा नेता सस्पेंड हुआ भारतीय जनता पार्टी का? सत्तारूढ़ दल के किस नेता को सदन की कार्रवाई न चलने देने के एवज में आज निलंबन का सामना करना पड़ा, ये देश जानना चाहता है। क्या प्रेम प्रकाश पांडे जी ऐसी कोई
जानकारी हमारे बीच साझा करने की स्थिति में, ताकि लगे कि सदन एकदम निष्पक्ष तरीके से ही संचालित हो रहा है। देखिए, आपने विषय दूसरा लिया है कि सदन नहीं चलने देना। जी सदन में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है जी और सदन में अपनी कुर्सी पे खड़े होकर के अपनी बात बोलने का, मुझे लगता कि आज सारे जो भाजपा के जो हमने विजुअल देखे हैं, जी कोई लोग चेयर के पास कार्डबोर्ड लेके नहीं गए, जी कोई लोग टेबल पे खड़े होके नहीं कूदे। जी तो जो भी सभा होती है, जो उस सभा का संचालन करता है, उसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि सभा का संचालन अबाधित रूप से चले। जी और अगर ऐसी अशोभनीय चीज़ें राज्यसभा शरीक और लोकसभा में कि लोग चेयर पे ही सारी चीज़ें जा कर के अपने कार्डबोर्ड और वहाँ पर जाके शाउटिंग बार बार करेंगे, बार बार चेयर के कहने पे, जी और ऐसी स्थितियों में जैसा कि इस बार भी हुआ कि सभा को एडजोर्न किया गया। जी सभा अध्यक्ष अगर देखता है कि भाई सभा का संचालन अभी नहीं हो सकता तो एडजोर्न किया गया, उसमें कहीं किसी ने कोई वहाँ कार्डबोर्ड और ये नहीं किया, इसलिए निलंबन वाली मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसी परिस्थिति भाई, तो आप बनी। कार्ड लेकर नहीं आए इसलिए आपका निलंबन नहीं हुआ। ये दलील प्रेम प्रकाश पांडे जी के, लेकिन चेयर से अलग भी नहीं हुआ कोई। सुरेंद्र राजपूत जी कोई हस्तक्षेप करने जा रहे थे, एक बार उनका हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर देवेंद्र वर्मा जी के पास चलते हैं। जी सुरेंद्र जी। दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मैं बड़ा सम्मान करता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर रहे हैं पांडे साहब, लेकिन अगर हमारे शब्दों को अभी ये तोड़ मरोड़ रहे हैं तो विधानसभा में क्या करते होंगे देखा जा सकता है। मैंने किसी भी महिला को सिनेमा वाली नहीं कहा, मैंने कहा अभिनय का ग्राउंड नहीं था वो। जी एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से, क्योंकि आप कल की डेट में हमारे खिलाफ भी यही मोशन ले आएंगे जाकर के कि हम तो उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। एक चीज बहुत स्पष्ट जानिए पांडे साहब, आप अपने दल के नेता हैं, आप एक विधानसभा के अध्यक्ष की प्रतिष्ठित कुर्सी पर बैठ चुके हैं, ऐसी गलत बयानी आपको शोभा नहीं देती। दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि आज अधीर दा ने ऑलरेडी लिख करके दिया था चेयर को कि साहब 12 बजे मैं सदन में अपना पक्ष रखूंगा, मैं माफी मांग लूंगा जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने होने ही नहीं दिया, इसलिए कि स्मृति ईरानी अपनी खीज मिटा रही हैं गोवा की बार वाली जी। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं खीज मिटा रही है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के संतोषजनक सांसदों का समर्थन नहीं है उनको, क्योंकि वो लोग भी अच्छे लोग हैं जी। अब आप आ जाइए, नरेंद्र मोदी जी के 4 बयान मैंने सुनवाए आपको, 4 बयान मैंने बताया आदरणीय पांडे जी। 5वां बयान दीदी और दीदी वाला भी था कलकत्ता में ममता जी के लिए। इन 5 बयानों पर अगर आपकी हिम्मत हो, आपकी हैसियत हो और आप में हौसला हो तो आप कहिए नरेंद्र मोदी माफी मांगे जी। कांग्रेस की विधवा पेंशन के पैसे खा जाती है, क्या उचित बयान था? रेणुका कुमार सूर्पणखा है, ये सदन के अंदर का बयान था, सही था या गलत था? इसके बाद आप बताइए मुझे कि बेटी बचाओ और बेटी पटाओ, और उसके बाद शशि थरूर का बयान, शशि थरूर के क्या नाम वाइफ के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और अभी आखिरी दीदी और दीदी, दीदी और दीदी। अगर आप में हिम्मत हो, आप जनता के नेता हो, आप, हम सम्मान करते हैं आपका, अगर हिम्मत हो, हैसियत और हौसला हो तो इन 5 बयानों तो पर सुरेंद्र राजपूत जी ये चाहते हैं कि भाई हम स्मृति ईरानी का कुछ कर पाए ना कर पाए, किसी और का कुछ कर पाए ना कर पाए, पर प्रेम प्रकाश पांडे को तो कभी कभी भाजपा से निकलवाने का इंतजाम कर ही जाए, और कहीं नहीं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से ही कर ही जाए। तो ऐसी कोशिश है सुरेंद्र राजपूत जी कर रहे हैं जी। मैं एक बात कहना चाहूँगा। पहली बात तो उन्होंने जो कहा कि मैं अध्यक्ष की कुर्सी पे रह के क्या करता रहा हूँगा जी, जो मुझे करना था मैंने किया जी। और मैं अभी भी बोलता हूँ कि मैंने ये नहीं कहा कि किसी महिला के बारे में, आपने जो संवैधानिक पद पे वो मंत्री हैं, आपने मंत्री के साथ संतरी लगाया जी। अभिनय करने वाले मंत्री संतरी बन जाती है, आपने कहा है आप ही के इसी चैनल में, आप चाहो तो विजुअल पुराना देख सकते हो जी। इसलिए मेरा उसमें नहीं ये कहना है। जहाँ तक आप मोदी जी की बातों की बोल रहे हैं तो उन्होंने जिस जिस संदर्भ में उस समय जो कहा होगा, क्योंकि वो संदर्भ आज नहीं है जी। और उन्होंने किसी का ना तो नाम लेके कहा और ना किसी इसमें कहा, वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा आज हम उस बारे में नहीं बात कर रहे हैं। इन्होंने सीधे राष्ट्रपति पद पर बैठे हुए व्यक्ति को राष्ट्रपति की जगह, मैंने तो शुरू में ही कहा
कि अगर ये मानते कि भाषाई चूक हो गई तो एक बार नहीं 2 बार, और आप विजुअल देख लीजिए, उसमें जो एंकर है वो अपना ले रहा है और बोल भी रहा है कि भाई राष्ट्रपति जी सही शब्द है, लेकिन वो उसको ये नहीं कर रहे हैं, बाद में बोल रहे हैं कि हम इतना ढूंढें। तो वो अगर क्षमा मांगने की भी बात बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति जी से मिल के मांगूंगा। भाई आप पब्लिकली मांगने में आपका क्या जाता है? ये दो अलग अलग स्थितियां हैं जो सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं और जो चैनल पे चल रहा है। सुबह 10 बजे अधीर रंजन चौधरी का तेवर अलग होता है, पर जब संसद में यह विषय बवाल का स्वरूप ले लेता है तो अधीर रंजन चौधरी अपने दिए गए बयान से पलटते हैं और संसद में लिखित में दे देते हैं कि मैं बयान देने के लिए तैयार हूं, माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लेकिन तब तक भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बदल चुका है। अब उसे अधीर रंजन चौधरी की माफी नहीं चाहिए, अब उसे सोनिया गांधी की माफी चाहिए। लेकिन हम इस चर्चा को थोड़ा और आगे विस्तार देना चाहते हैं और देवेंद्र वर्मा जी के पास आना चाहते हैं। देवेंद्र वर्मा जी, आपसे समझना चाहते हैं, ये निलंबन के संदर्भ में आपको हमने अपने साथ जोड़ा है। जब मन आ रहा है उस समय विपक्ष के सांसदों को सदन से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये संसद की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं, देश के पैसे का नुकसान कर रहे हैं, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। विपक्ष के नेता ये बताते हैं कि हम महंगाई पर बात करना चाहते हैं, गरीबों के संदर्भ में जीएसटी लगा दिया गया, अनाज के ऊपर उस पर हम बात करना चाहते हैं, हम अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं के बीच में आक्रोश है इस पर बात करना चाहते हैं। और चूंकि इन सब पर बात नहीं की जा रही है तब तक हम सदन को चलने नहीं दे रहे हैं, तो कहा गया कि आपको निलंबित किया जाता है। आज सदन बिल्कुल नहीं चला, चला तो हंगामे के साथ चला, पर कोई निलंबन की कार्रवाई नहीं हुई। ये आपसे जानना चाहते हैं कि आसंदी के पीठ पर बैठे हुए लोग क्या पार्टी के अनुसार फैसले लेते हैं या निलंबन के संदर्भ में केवल और केवल आसंदी पर बैठे हुए शख्स की मनमर्जी ही फैसला लेती है, या देश के संदर्भ में ये समान न्याय की जो बात कही जाती है वो इन विधानसभाओं में या संसद में लागू नहीं होती है? देखिए, पहली बात तो यह है, मैं शुरू वहां से करूंगा जी, कि जो अधीर रंजन जी ने जो बयान दिया जी, वो हाउस का विषय नहीं था जी, वो संसद का विषय ही नहीं था। न तो कोई सूचना थी उसके बारे में, न कोई नोटिस था, न कुछ था। बाहर राजनेता ने कोई यदि बयान दिया है, उस बयान के आधार पर संसद की कार्रवाई नहीं चलने देना, निश्चित तौर पर उसका उद्देश्य कुछ अन्य था। उसका उद्देश्य केवल अधीर रंजन की माफी मांगना नहीं था। आप और हम सब देख रहे हैं, पिछले 5-6 दिनों से सभा की कार्रवाई केवल इसलिए नहीं चल रही कि जिन विषयों के ऊपर नोटिसेस दिए हुए हैं, महंगाई और जीएसटी, उन विषयों के ऊपर सदन में चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा क्यों नहीं हो रही है, उसका एक कारण ये था, पीयूष गोयल ने कहा कि जब ये निर्मला सीतारमण क्योंकि अभी सदन में नहीं आ रही हैं, वो क्योंकि अभी अवकाश पर हैं, वो बीमार हैं, इसलिए जब वो आएंगी तब सदन में इसमें हम चर्चा करेंगे। तो ये जो सदन है, ये सर्वोच्च सदन है, ये किसी मंत्री की राह नहीं देखेगा कि कोई मंत्री जब आए तब यहाँ पर हम चर्चा शुरू करें। कैबिनेट की एक संयुक्त जिम्मेदारी होती है सभा के प्रति। यदि कोई एक मंत्री नहीं आ रहा है तो कोई दूसरा मंत्री उसका चार्ज लेगा और वो उसके बारे में जवाब देगा। स्टेट मिनिस्टर होते हैं, दूसरे मिनिस्टर होते हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर होते हैं, वो कोई भी उस चर्चा मंत्री को और बाकी सब लोगों को उसके ऊपर बोलना है। लेकिन केवल इस कारण से कि निर्मला सीतारमण नहीं आ रही हैं, इसलिए हम जब वो आएगी तब चर्चा कराएंगे, केवल चर्चा को टालने का उन्होंने एक बहाना बनाया। और निश्चित तौर पर सभा में सभी लोग देख रहे हैं कि जिन विषयों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए वो लोकसभा में आजकल चर्चा होती नहीं है, और इसी प्रकार से होता है। और आज भी केवल इसलिए कि अधीर रंजन जी जो भी कहा, उन्होंने पहले 2 बार उन्होंने राष्ट्रपति कहा, उसके बाद में फिर उसको राष्ट्रपति कह दिया। मैं सुरेंद्र राजपूत जी के इस बात से भी थोड़ा सहमत हूँ कि अधीर रंजन जी की जो भाषा है वो हिंदी इतनी मजबूत नहीं है। वो निश्चित बीच बीच में बांग्ला भी बोलते हैं, और वो उनके शब्द और उनकी जो लिंग वाली जो बात है वो एकदम से वैसी सही नहीं होती, और वो भाषा का भी उनको थोड़ा सा अड़चन है। और यदि उन्होंने कह दिया और उन्होंने उसके बारे में क्योंकि क्या है कि आप किसी को, वो सब इतने बड़े पदों पर हैं कि कान पकड़ के नहीं कह सकते कि आप माफी मांगिए। भाई उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है इन बड़े पदों के ऊपर। यदि कोई मंत्री या कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति केवल अपनी यदि गलती स्वीकार कर लेता है
यही बहुत बड़ी बात है और उसको स्वीकार करना चाहिए सब लोगों को। कोई माफी मांगे कि हम कान पकड़ के माफी मांगो या उठक बैठक लगाओ, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज जो इनका जो भाषण था सभा में बीजेपी की मंत्री का, वो तो ऐसा था बिल्कुल जैसे कि कोई एक ड्रामा चल रहा हो। निश्चित तौर पर ड्रामा जैसा ही था। ना तो उनको कोई अनुमति थी, अपने आए और बोलना शुरू कर दिया। ना आसंदी ने उनको रोका कि भैया आप किस विषय के ऊपर बात कर रहे हो, ये विषय सदन का है नहीं। बाहर किसने क्या कहा इसके बारे में पहले कोई नोटिस आया है क्या? कुछ नहीं आया है। और 1 घंटे तक, आधे घंटे तक वो बोलती रही और फिर उन्होंने अपना टारगेट बदल दिया। उन्होंने अपना टारगेट सोनिया गांधी की तरफ कर दिया। तो ये केवल एक पॉलिटिकल स्टंट था उनका कि वो किसी भी प्रकार से, जैसा सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं, वो सोनिया गांधी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित थी और इसीलिए उन्होंने सब इस प्रकार की बातें करी। और अधीर रंजन की ने उन्होंने जब स्वीकार, अब अधीर रंजन ने ऐसा बता रहा है सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने लिखित में दे दिया था, तो चलने देना चाहिए था। 12 बजे तक सदन चलने देना चाहिए था। उसके बाद में यदि कुछ कहना था तो कहते हैं, लेकिन 12 बजे तक सदन नहीं चलने दिया और उसके बाद में स्थगित हो गया सदन। तो इस टाइप का तो मैं समझता हूँ कि अधीर रंजन से यदि गलती हो गई थी तो उन्होंने स्वीकार कर लिया था। इतने बड़े पद के ऊपर किसी व्यक्ति को अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, यह पर्याप्त होता है। और भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर अन्य कारणों से कि इन विषयों के ऊपर चर्चा न हो सके, सदन को पूरे दिन नहीं चलने दिया, पूरा एडजॉर्न करना तो पड़ा विषय को सदन। भटकाने के लिए पूरा एजेंडा हुआ। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने सदन का इस्तेमाल अपने मन माफिक कर लिया। कमोबेश ऐसा निष्कर्ष देवेंद्र वर्मा जी अपने संसदीय ज्ञान के आधार पर निकाल रहे हैं। पर मैं आना चाहता हूं राजकुमार सिंह जी आपके पास में और आपसे जानना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी एक शब्द से एक बार फिर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने में कामयाब रही? क्या आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी विरोधी छवि के साथ लोगों के बीच प्रस्तुत होने की स्थिति में नहीं आ गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी संसद से लेकर सड़क तक जिस तरीके से इस मसले को गरमाने की कोशिश कर रही है, उसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस की कोशिश आपको पर्याप्त लग रही है? सुरेंद्र राजपूत इस कार्यक्रम में बैठकर दलील दे रहे हैं 12 बजे अधीर रंजन चौधरी ने माफ़ी मांगने की बात कह दी थी। क्या आपको वो माफ़ी की कोई सूचना जानकारी में आई राजकुमार जी? क्या आप नहीं मान रहे हैं कि एक बार फिर कांग्रेस भाजपा के मुकाबले माहौल बनाने में पिछड़ गई? हिमांशु जी 3-4 चीजें हैं जी। अधीर रंजन चौधरी ने पहली बार कांग्रेस को मुश्किल में नहीं डाला है जी। आप याद कर लें, संसद के अंदर लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी टिप्पणी कर चुके हैं और बाद में सफाई उन्होंने यही दी कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है जी, मैं माफी चाहता हूँ। जी, सही है, ये बात सही है कि उनकी हिंदी अच्छी नहीं, लेकिन आपको उसी भाषा में गंभीर विषयों पर, संवेदनशील विषयों पर बोलना चाहिए जिसमें आप अपनी अभिव्यक्ति बेहतर कर सकते हो। जी। अगर आपको ये एहसास हो गया था कल, जैसा कि वो खुद कह रहे हैं कि मैंने टीवी चैनल वालों से भी कहा, कई लोगों से कहा, तो फिर आपने आज तक इंतजार क्यों किया था माफी मांगने का? अगर अधीर रंजन चौधरी कल ही ऐसी संवेदनशीलता दिखाते कि माफी मांग लेते, तो आज जो हमने सदन में सीन देखा, ये जो सीन क्रिएट किया गया, वो नहीं होता, उसका मौका नहीं मिलता। जी। पहली बात, देवेंद्र वर्मा जी कह रहे थे कि बड़े लोग माफी मांग लें तो बड़ी बात है। जी। मैं थोड़ा सा असहमत होता हूं कि बड़े लोगों की छोटी से छोटी गलती भी बड़ी मानी जानी चाहिए, क्योंकि वो बड़े हैं और लोग उनको बड़े की नजर से देखते हैं। उनके आचरण का, उनके व्यवहार का, कथन का ज्यादा बड़ा असर होता है। अधीर रंजन चौधरी से जो हुआ, भाषागत गलती हुई, उच्चारण की गलती हुई, जो भी वजह हो, गलती बहुत बड़ी थी और उस गलती का सुधार उतनी ही जल्दी से किया जाना चाहिए था। अगर वो होता तो आज के परिदृश्य हमको सदन में नहीं दिखते। दूसरी बात, आज सदन में जो कुछ हुआ, जैसी आपने शुरुआत में टिप्पणी की, देवेंद्र वर्मा जी ने भी की, सुरेंद्र राजपूत भी कह रहे थे, वो सीधे सीधे पॉलिटिकल एजेंडा था जी। और वो पॉलिटिकल एजेंडा का अवसर निश्चित रूप से कांग्रेस ने या अधीर रंजन चौधरी ने उनको उपलब्ध कराया। एक बात समझ से परे है, मैं बाकी जो वक्ताओं ने टिप्पणी की उनको तो नहीं दोहराना चाहता, लेकिन स्मृति ईरानी जिस तरह से कह रही थी सोनिया गांधी देश से माफी मांगो, जी। सोनिया गांधी को यह अफसोस तो होना चाहिए कि उनकी पार्टी में अधीर रंजन चौधरी जैसे लोग वरिष्ठ सांसद हैं, उच्च पदों पर हैं,
जो बोलने से पहले विचार नहीं करते कि क्या बोलने जा रहे हैं जी। और अगर गलती होती है तो उसको सुधारने में तत्परता नहीं दिखाते। लेकिन सोनिया गांधी को देश से क्यों माफी मांगनी चाहिए? गलती अधीर रंजन चौधरी की, उनको मांगनी चाहिए। देवेंद्र वर्मा जी का जो पॉइंट है वो संसदीय प्रक्रिया की दृष्टि से उचित हो सकता है कि संसद के बाहर का विषय है, उस पर संसद में हंगामा नहीं होना चाहिए जी। अगर फिर भी वो हंगामा हुआ, पॉलिटिकल एजेंडा बहुत क्लियर है। तीसरी बात जो आप कह रहे हैं, एक बार फिर कांग्रेस राजनीतिक प्रबंधन में, राजनीतिक सोच में, रणनीति में कांग्रेस के मुकाबले कमजोर साबित हुई है। उन्होंने उनको मुद्दा दिया, भाजपा ने मुद्दा बनाया, अच्छे से बनाया, ये अलग बात है कि उसका सवाल उठ रहे कि उनके सांसदों का निलंबन क्यों नहीं हुआ। लेकिन मुझे इसमें संदेह है कि इस तरह का मुद्दा बना के या माहौल बना के आप इसको इस तरह पेश कर पाएंगे कि कांग्रेस को एक आदिवासी या महिला राष्ट्रपति बर्दाश्त नहीं हो रही है जी। देश में महिला राष्ट्रपति पहले भी बनी है जी। वंचित और दलित वर्ग के लोग पहले भी उच्च पदों पर बैठते रहे। तो हर मुद्दे को एक खास दृष्टि से पेश करना न तो देश के लिए उचित है, न लोकतंत्र के लिए उचित है। व्यक्ति से गलती हुई, व्यक्ति को माफी मांगनी चाहिए, बिना शर्त मांगनी चाहिए और देश से मांगनी चाहिए, सिर्फ राष्ट्रपति से नहीं जी। राष्ट्रपति देश की संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश मुझे लगता है लोकतंत्र के हित में नहीं है। इससे चीजें बिगड़ती हैं और व्यक्ति कोई भी हो, यह बात सब पर लागू होती है कि आप किसी भी व्यक्ति के बारे में, चाहे वो छोटा है बड़ा है, किसी भी दल का है, जब बात करते हैं मर्यादा और गरिमा के साथ करें। जी। पर मैं साथ में इस पे और आगे बढ़ना चाहूंगा। जिस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है, देश की वित्त मंत्री आ गई कि भाजपा के सांसदों को सोनिया गांधी के द्वारा धमकाया गया, इसके संदर्भ में भी बतौर पत्रकार आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए हिमांशु जी, जितना हमने देखा जी, उसमें धमकाने जैसी कोई चीज सामने नहीं आती जी। सोनिया गांधी रमा देवी से बात कर रही थी, वो पूछ रही थी कि मेरे नाम के नारे क्यों लग रहे हैं जी। जवाब रमा देवी को देना चाहिए था जी। स्मृति ईरानी को बीच में नहीं बोलना चाहिए। जी। क्यों बोली? सोनिया गांधी ने ये टिप्पणी की, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, डोंट टॉक टू मी। तो मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं बहुत शालीन टिप्पणी शायद नहीं थी, लेकिन जिस तरह के रिश्ते स्मृति ईरानी के संदर्भ में कांग्रेस के रहे हैं, खासकर गांधी परिवार के रहे हैं, उसमें वो टिप्पणी आप सही संदर्भ में समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन धमकाने जैसी कोई बात समझ में नहीं आती। स्मृति ईरानी की भी जो टोन थी वो कतई संसद के अंदर की जो गरिमा होती है, जो आचार व्यवहार होता है, उसके अनुरूप नहीं थी। उनके तेवर बहुत तीखे थे और लगभग डिक्टेटिंग उसमें सोनिया गांधी देश से माफी मांग। तो कई सारे मुद्दे निकल कर आए। मुझे जाना तो सुरेंद्र राजपूत जी के पास है, लेकिन इनके उत्तर लेने के लिए मुझे प्रेम प्रकाश पांडे जी से पहले बात करनी पड़ेगी। और प्रेम प्रकाश जी से ये समझना होगा, देवेंद्र वर्मा जी बता रहे हैं कि आखिर किस अधिकार से माननीय स्मृति ईरानी आधे घंटे का भाषण दे ली, इसके संदर्भ में कोई दृष्टि? दो महिलाएं परस्पर बात कर रही हैं, तीसरा जबरदस्ती उसमें कूदे और उसको अगर कह दिया जाए कि मैं आपसे बात नहीं कर रही, तो इसको धमकाने के तौर पर प्रस्तुत किया जाए। दूसरी बात और तीसरी और आखिरी बात, क्या वाकई प्रेम प्रकाश पांडे जी आपको लगता है कि कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है एक आदिवासी राष्ट्रपति कैसे बन गया? जिस कांग्रेस ने तमाम लोगों को उच्च पदों पर पहुंचाया जो वंचित वर्ग से ताल्लुक़ रखते थे, KR नारायण साहब को भी जो है इसी कांग्रेस पार्टी ने देश के राष्ट्रपति के पद पर भेजा था, और भी तमाम लोग रहे। आप तो ऐसे बता रहे हैं कि इस देश में वंचित वर्ग के लिए अगर काम किया है तो केवल आप आए हैं तो ही हुआ है। इससे पहले कोई आदिवासी इस देश में मुख्यमंत्री नहीं बना, कोई आदिवासी कभी राज्यपाल के पद पर नहीं पहुंचा, कोई दलित जो है किसी मुकाम पर नहीं पहुंचा। क्या आपको नहीं लगता है कि अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए आपने तथ्यों से खिलवाड़ करने का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है और देश को विभाजन के लिए आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? नहीं, मैंने पहले एक दो बात जी वर्मा जी ने जो कहा कि वो संसद के बाहर का मुद्दा था, इसलिए संसद में माफ़ी मांगने के लिए वो बाध्य नहीं थे। संसद के बाहर के मुद्दों को भी संसद में उठाया जाता है, सभा के अंदर उठाया जाता है जी। और स्मृति ईरानी ने ये नहीं कहा कि आप संसद से माफ़ी मांगिए। अगर सभा के अंदर कोई ऐसी बात होती है तो चेयर उसको डिलीट भी करता है।
जी उन्होंने देश से माफी मांगने की बात कही। जी। एक दो और बात आई कि सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी वहाँ कहाँ थी, डोंट टॉक टू मी और ये सब। मैं वो तो विजुअल किसी ने देखा नहीं जी, लेकिन एक विजुअल जो आप अभी चला रहे थे कि सोनिया जी से जब प्रेस वाला एक पीछे पीछे जा रहा था तब उनने जो कहा कि ही हैव टू अप्लाइज, जी। तो जिस एक्शन से उन्होंने कहा है जी ये कहीं भी एपोलॉजिकल बॉडी लैंग्वेज नहीं है। जी ये तो दो बातें ये हो गई। फिर आपने कहा कि पहले देश में अनुसूचित जात जनजाति या पिछड़े या गरीब इनको नहीं ऊपर बिठाया गया। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने अपने शुरुआती में ही कहा कि कांग्रेस ये मानती रही है कि इस वर्ग पर सिर्फ इन्हीं का अधिकार है जी और कोई इन्हें क्यों आगे कैसे बढ़ा देगा। जी। और जिस दिन से मोदी जी ने पिछली बार कोविंद जी का किया, आपने देखा पिछले समय सदन में ही जब कोविंद जी की विदाई हो रही थी, एक फोटोग्राफ को लेकर के कितना हंगामा कुछ लोगों ने किया। जी। तो ये लगातार कोशिश हो रही है कि जो मोदी जी बोल रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सारे वर्ग के लोग आए, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जब सारे वर्ग के लोग जुड़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इनके अंदर जो राजनीतिक खींच है और वो भी इस सब माध्यमों से निकलती है। बहुत सारे ऐसे अवसर हैं पीछे के, हम इसमें नहीं प्रेम प्रकाश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आप तो बड़े विवेकवान राजनीतिज्ञ हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में रहते हैं। ये द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में एक टिप्पणी को लेकर आप इतने भावुक हो गए, भाव विवल हो गए, पूरा देश आपको खतरे में महसूस होने लगा, पूरी आदिवासी अस्मिता, महिला की अस्मिता के संदर्भ में आप चिंतित हो गए। ये खाने पीने की चीज़ों पे जीएसटी लग गया, दूध दही पनीर पर भी आप जीएसटी लगा दिए। उसके संदर्भ में देश के चुने हुए सांसद संसद में चर्चा चाहते हैं, आप वो चर्चा नहीं करना चाहते। देश की वित्त मंत्री इस मसले पर चर्चा के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्मृति ईरानी को अगर सोनिया गांधी ने कह दिया डोंट वांट टू टॉक टू यू, तो इस पर टिप्पणी करने के लिए देश की वित्त मंत्री मौजूद है। क्या आपको नहीं लगता है कि हम किसी और दौर की ओर बढ़ गए हैं प्रेम प्रकाश जी? मैं जहाँ तक समझता हूँ जीएसटी के मुद्दे पर जो चर्चा है और बाहर भी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अगर हम टीवी चैनलों पर जितने डिबेट्स हुए हैं उन पे देखें तो सब अपनी अपनी आधी अधूरी बात बताते हैं जी कि भाई 140 करोड़ लोगों पर जीएसटी लगा दिया गया। अरे भाई 80 करोड़ लोगों को तो गेहूं जो है बीपीएल के माध्यम से मुफ्त में मिल रहा है, तो 140 करोड़ का बार बार ये लोगों के तरफ से भी आया है कि भाई जो जीएसटी लगा है। अरे तो प्रेम प्रकाश जी सदन में चर्चा हो जाने दीजिए ना। मैं आ रहा हूं इस पे। आपने कहा इसलिए सदन में चर्चा कराना नहीं कराना, ये जो सदन के अध्यक्ष हैं, सरकार तो बार बार कह रही है कि हम सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं जी। और जहाँ तक वर्मा जी जानते हैं कि जिन नियमों के तहत वो चाहते होंगे वो नियम कैसा है और नहीं है। क्योंकि कई बार जैसे मैंने जो टीवी के ही माध्यम से जाना, ऐसा नहीं मैं बता सकता क्योंकि वो लोकसभा के रूल रेगुलेशन अलग हैं, जो भी उनकी कार्यप्रणाली है, लेकिन बहुत सारी बातें हम लोगों ने सभा में भी देखा कि किसी भी मुद्दे पर जो स्थगन प्रस्ताव जब ला करके बात होती है तो जरूरी नहीं है कि उस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा हो, विभिन्न माध्यमों से चर्चा की बात होती है। और उसमें सरकार जो है, सरकारी जो पक्ष है, जहाँ तक मैं समझता हूँ जितने जगह पर बाहर में हम लोगों ने देखा तो सरकार के जो भी संसदीय कार्य मंत्री और सबके जो बयान देखे उसमें तो सरकार ये कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। माफ करें प्रेम प्रकाश जी, मतलब आप हमें नियम कायदे कानून भूल जा रहे हैं। पीयूष गोयल का ये बयान सबने देखा है जो टीवी चैनल पे चला कि वित्त मंत्री जी अस्वस्थ इसलिए चर्चा नहीं करा रहे। इसके संदर्भ में देवेंद्र वर्मा जी बोल ही रहे हैं कैबिनेट के अंतर्गत, मतलब आप सदन इस बात का इंतजार करेंगे ये मंत्री स्वस्थ हो जाए तो बातचीत होगी। बहरहाल हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और वापस सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाना चाहते हैं और सुरेंद्र राजपूत जी से ये जानना चाहते हैं कि क्या सुरेंद्र राजपूत जी महसूस नहीं कर रहे हैं कि भाजपा ने जाल बुना, भाजपा ने चक्रव्यूह रचा? क्या आप महसूस नहीं कर रहे सुरेंद्र राजपूत जी कि आप फंस गए? जिस तरीके से आपको अपने आप को जाहिर करना था लोगों के बीच, कहीं ना कहीं चूक गए आप।
भारतीय जनता पार्टी को आपको कटघरे में खड़ा करना था, आप कटघरे में खड़े हैं। कुल मिला के देश में एक माहौल बन गया कि एक आदिवासी महिला का राष्ट्रपति होना कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा। कैसे निपटेंगे इससे सुरेंद्र जी, जानने में दिलचस्पी है। अधीर रंजन चौधरी की चिट्ठी लोकसभा को दी जा चुकी थी, ये बताने के लिए सुरेंद्र राजपूत कितने चैनल पर बैठने वाले हैं। 12 बजे दी हुई चिट्ठी के संदर्भ में 8 बजे आप बता रहे हैं, कुछ सोचते हैं सुरेंद्र जी? 3-4 चीजें हैं हिमांशु भाई जी। देखिए, सच बात यह है कि भाजपा जो है बड़ी मायावी पार्टी है जी। ये लोग माया रचते हैं जी। ये लोग कहीं ना कहीं क्या नाम, दक्षिण में श्रीलंका में रावण के वंशज टाइप के हैं कि ये बड़ा छोटे से 6 फुट के होंगे तो अपना 60 फुट का दिखा देंगे अपने आप को। इनकी माया कहीं ना कहीं नाभि में होती है। तो इनके मायावी आकार प्रकार से, और इनके जो सहयोगी इस वक्त मीडिया के मित्र और साथी हैं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं पहले कह दूं जी, इनके जो सहयोगी मीडिया के मित्र और साथी हैं, जिसके साथ में ये लोग बिल्कुल मारीच की तरीके से एक आडंबर रच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मारीच का भी वही हाल होगा जो रामायण में हुआ था, और रावण के लोगों का भी वही हाल होगा। क्योंकि जनता जो है, सारी चीज जनता का विवेक क्षीर और नीर दोनों को अलग अलग करने का है। वो जानती है अच्छे तरीके से कि हमने आदिवासियों के लिए क्या किया, या हमने देश के लिए क्या किया, दलित के लिए क्या किया, या बाकी सब लोगों के लिए, अन्य वर्गों के लिए क्या किया। आज की डेट में 2014 तक भारत की पर कैपिटल इनकम बांग्लादेश से कहीं आगे थी। बांग्लादेश की 16,000 के आसपास थी, हमारी 19 के आसपास थी। आज हमारी 18 है और बांग्लादेश की 22 या 23,000 के आसपास है। तो ये सारी चीजें सब जानते हैं, सब समझते हैं कि किस वक्त नौकरियां कितनी थी, किस वक्त बेरोजगारी कितनी थी, किस वक्त ये किसको लालच दिया गया था कि काला धन आएगा, 15-15 लाख सबको मिलेंगे। किसको कहा गया था सदन में, किस पार्टी ने आज की डेट में बताया कि पिछले 6 सालों में 22 करोड़ लोगों ने रोजगार के लिए, नौकरी के लिए आवेदन किया था, मात्र 7,22,000 लोगों को नौकरी मिली है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। तो भारतीय जनता पार्टी जो ये वितंडावाद फैला करके, अगड़ा पिछड़ा, दलित नॉन दलित, आदिवासी नॉन आदिवासी करके जो भावनात्मक मुद्दे खेलना चाहती है, उसके सामने अग्निवीर खड़ा हुआ है, उसके सामने महंगाई खड़ी हुई है, उसके सामने जीएसटी खड़ी हुई है, उसके सामने बेरोजगारों की एक बड़ी फोर्स खड़ी हुई है, उसके सामने जो गैस सिलेंडर 410 रुपए हमारे जमाने में था, आज 1100 रुपए में है, वो सब खड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता जो है बहुत समझदार है, जनता इस वितंडावाद में नहीं फंसती। और मैं फिर से एक बात कहता हूं, आप बैक टू द बेसिक्स पे आइए। श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने जिस तरीके का आचरण किया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं देवेंद्र जी का, जो उन्होंने बहुत स्पष्ट बात कही कि सदन के नियमों के अनुसार, और जिस तरीके की भाषा का वो प्रयोग कर रही थी, वो जो मैं कह रहा था वही उन्होंने भी कही, मुझे अच्छा लगा। मैं आपसे एक ही चीज पूछता हूं कि सदन में जब महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, सदन में जब अग्निवीरों पर चर्चा होनी चाहिए, किसान के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, उस ड्यूरेशन में सदन से बाहर की चीज को बगैर अनुमति के उठाना कहां का न्याय है? कहां का न्याय है, ये सुरेंद्र राजपूत जी पूछ रहे हैं। और सुरेंद्र राजपूत जी हमें ये भी बता रहे हैं कि भाजपा बड़ी मायावी है, पर इस मायावी भाजपा के मुकाबले सच देखना आप कब शुरू करेंगे सुरेंद्र राजपूत जी? ये जानने में मेरी बड़ी दिलचस्पी है। और ये दिलचस्पी इसलिए है कि वो जीएसटी खड़ी है, वो अग्निवीर खड़ा है, वो महंगाई खड़ी है, वो सिलेंडर खड़ा है। अरे ये सब खड़ा है, इसके बाद भी 2014 में जीत भाजपा के हिस्से में आई, 2019 में भाजपा की जीत 2014 से भी ज़्यादा की आई। और अभी हाल ही में जिस लखनऊ में आप बैठे हैं, वहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए, ये सब चीज़ें साथ खड़ी थी आपके, ऐसा आपको महसूस होता है। पर इसके बावजूद भी आपकी कुल जमा 1 सीट आई सुरेंद्र राजपूत जी, और भाजपा उत्तर प्रदेश में एक लंबे अरसे बाद प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस आई। फिर भी समझना नहीं चाहते, फिर भी आप कह रहे हैं नीर और क्षीर का अंतर जनता कर लेती है। तो कर तो दिया, उसने आपको नीर समझा और क्षीर के तौर पर भाजपा को स्वीकार कर लिया। कैसे निपटेंगे इससे? मैं आपसे सहमत हूं। देखिए, जो जनता का फैसला होता है वो शिरोधार्य होना चाहिए, और जनमत को शिरोधार्य के रूप में स्वीकार करते हैं। आपने उत्तर प्रदेश का बताया,
2 सीटें हमारे पास आई, हमारा वोट परसेंटेज भी गिरा, हम उसको भी देख रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं स्थानीय निकायों के, आज जो नगर पंचायतों का है 313 में से 167 सीटें हम जीते हैं जी। इससे पहले 16 की 16 नगर महापालिकाएं जो थी भाजपा के पास थी, आज की डेट में 5 रह गई हैं और उज्जैन की उन्होंने बेईमानी से जीती है, वो आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से। पता नहीं आंकड़े सुरेंद्र राजपूत जी आप कहां से ले आए हो। अफसोस की बात यह है कि आप ऐसे चैनल पे बोल रहे हो जिसका बेस इन राज्यों में है। आपकी जानकारी बता दो, 16 में से 9 पे भारतीय जनता पार्टी है, 5 पे कांग्रेस है, 1 पे भाजपा का बागी है, 1 पे आम आदमी पार्टी है, पर 16 में से 9 भाजपा के हिस्से में आई है। लेकिन मेरे पास समय सीमित है, मुझे इस विषय को आगे विस्तार देना है। मैं एक बार फिर देवेंद्र वर्मा जी के पास जाना चाहता हूं और देवेंद्र जी से ये समझना चाहता हूं कि क्या गतिरोध तोड़ने के लिए अब अधीर रंजन चौधरी की सदन में माफ़ी विकल्प है? क्या ये बाध्यता है अधीर रंजन चौधरी सदन में माफ़ी मांगे तो ही सदन आगे चलेगा, या सदन की संचालन के संदर्भ में अधीर रंजन की चौधरी के बयान को मुद्दा बनाए जाने को लेकर कोई और नजरिया होना चाहिए? कि ये तो अभी अधीर रंजन जी के ऊपर है कि वो सदन में माफी मांगते हैं कि नहीं जी। लेकिन मेरा अभी भी ये कहना है कि ये सदन का विषय नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कोई नोटिस नहीं है सदन को जी। कोई स्पीकर के पास में नोटिस नहीं है। और आज जो भी सभा की जो कार्रवाई हुई है वो पूरी तरीके से मनमर्जी की कार्रवाई हुई है। स्मृति ईरानी ने पूरी सदन की कार्रवाई को रोक के 1 घंटे तक कार्रवाई नहीं चलने दी। अब अधीर रंजन जी को क्या करना है ये तो अधीर रंजन जी जानेंगे, लेकिन अधीर रंजन जी के लिए ये आवश्यक नितांत जरूरी नहीं है कि वो सदन में ही माफ़ी मांगे, वो अन्य माध्यम अपना सकते हैं इसके लिए। लेकिन केवल इसलिए कि स्मृति ईरानी चाहती है कि वो सदन में माफ़ी मांगे, जब सदन का विषय नहीं है, सदन में कोई नोटिस नहीं है, सदन में चर्चा के लिए किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, केवल बाहर यदि कुछ कहा है उसके आधार के ऊपर सभा में वो माफ़ी मांगे, मैं नहीं समझता ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं एक बिल्कुल एक अलग नजरिए के लिए राजकुमार सिंह जी आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज के इस बवाल के चलते हिंदी को कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है, इस पर आपकी कोई दृष्टि है? हम पहले ही हिंदी की स्वीकार्यता देश में बने इसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं। एक गैर हिंदी भाषी व्यक्ति के हिंदी में दिए गए बयान को जिस तरीके से तूल दे दिया गया है, क्या ये हिंदी की स्वीकार्यता के संदर्भ में भविष्य में संकट पैदा नहीं करेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी की तात्कालिक कोशिश भाजपा के दीर्घकालिक उद्देश्य को प्रभावित नहीं करेगी? क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बीच में कहा था कि समय आ गया है कि हिंदी को विस्तार दिया जाए। प्रधानमंत्री की अभिलाषा है हिंदी को वो सम्मान मिले जिसकी वो हकदार है। इस देश की राजभाषा, राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी को अंगीकार किया जाए, पर एक हिंदी के शब्द के चलते अधीर रंजन चौधरी कटघरे में खड़े हो गए। क्या कहते हैं, एक बड़े नुकसान की ओर नहीं बढ़ गए हम? आपकी आशंका बिल्कुल सही है जी। अब ये होगा कि एक तरफ तो हम हिंदी के विस्तार की बात करते हैं और जिन राज्यों में हिंदी भाषा के तौर पर बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है बोलचाल में, वहां भी कोशिश करते हैं कि हो। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होंगी, मैं अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी का बचाव नहीं कर रहा हूं जी, वो अलग है, लेकिन अगर हम किसी अहिंदी भाषी के हिंदी के उच्चारण को लेकर के इस तरह का मुद्दा बनाएंगे, माहौल बनाएंगे, तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया ये होने वाली है कि जो हिंदी भाषी राज्यों के लोग हैं, जो संवेदनशील जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं, जिनको लेके विवाद ज्यादा बड़े और जल्दी खड़े हो सकते हैं, वो हिंदी में बोलने से बचेंगे जी। तो ये एक बड़ा खतरा तो है। लेकिन एक बात मैं जरूर कह रहा हूं, जो आपने सवाल पूछा देवेंद्र वर्मा जी से जी, अधीर रंजन चौधरी अगर सदन में भी माफी मांग ले, ठीक है, तकनीकी रूप से जरूरी नहीं है, सदन का विषय नहीं है, सदन में उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई नोटिस नहीं है, लेकिन अगर वो माफी मांग लेते हैं तो जो एक माहौल और मुद्दा बना कराने की कोशिश की जा रही है उसको वो बनने से पहले, समय से पहले खत्म कर सकते हैं। और माफी मांगने से किसी का कद छोटा नहीं होता है। अगर अधीर रंजन चौधरी से गलती से कोई शब्द निकला, वो उसको स्वीकार करते हैं, सदन में माफी मांगे, बिना शर्त माफी मांगे, राष्ट्रपति से लिखित में माफी मांगे, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है अगर वो माफी मांग ले। लेकिन इस पर संशय है कि क्या इसके बाद भी समाधान हो जाएगा, क्योंकि मसला केवल अधीर रंजन चौधरी की माफी तक नहीं रह गया है। अब भाजपा को सोनिया गांधी की भी माफी चाहिए, अधीर रंजन के बयान के संदर्भ में भी चाहिए, और साथ ही स्मृति ईरानी के साथ किए गए बर्ताव को लेकर भी चाहिए। तो ये जो माफी मांगने और मंगवाने के संदर्भ में जिद है, ये देश की संसद में कोई सार्थक चर्चा होने देगी या नहीं होने देगी,
इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। ये जानने की जरूरत है कि क्या कुछ नेता विशेष का अहम और अहंकार ही इस देश में संसद के चलने या न चलने देने का आधार रहेगा? क्या आम व्यक्ति जिन उम्मीदों के साथ इन सांसदों को चुनकर सदन में भेजता है, उस आम आदमी की पीड़ा को लेकर, समस्या को लेकर ये सदन चर्चा करेंगे या नहीं करेंगे? या ये सदन अब केवल सरकारों की मर्जी के अनुसार ही चर्चा के लिए बाध्य रहेंगे? ये एक सवाल आम आदमी के जहन में आ गया है। समय रहते इसके उत्तर सकारात्मक मिले, ऐसी हमारी अपेक्षा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि इस चर्चा के निष्कर्षों से हम बहुत उत्साहित नहीं हैं। उत्साहित इसलिए नहीं है क्योंकि एक बात साफ तौर पर समझ में आ रही है कि दोनों ही दल, जो प्रमुख राजनीतिक दल इस देश के हैं, वो कहीं ना कहीं जनता को भूलकर केवल सियासी हित को अपनी प्राथमिकता बना ली है। ये समय जनता के हितों को प्राथमिकता देने का है। क्या वो ऐसा करेंगे? इसको लेकर हम इंतजार करेंगे। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कहता है कि हमारा दिल हो या उनकी ज़बां, दोनों ही आफत है। हमारा दिल हो या उनकी ज़बां, दोनों ही आफत हैं। या सब कुछ कर गुजरता है, वह सब कुछ कहे गुजरती है। नूर नारवी ने जो ये बात कही थी, कुल मिला के जुबां के संदर्भ में कही। समझिए और उसके अनुसार फैसला कीजिए कि देश में वाकई बवाल जायज़ है या नाजायज़। और मुझे दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।